हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में वापस आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा पॉलिटी, और इस पॉलिटी में आज आपको पढ़ाऊंगा भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। दोस्तों, इस भारतीय संविधान की अनुसूचियों को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कवक, शैवाल, जीवाणु, लाइकेन और प्रोटोजोआ को पूरा डिटेल से पढ़ाया हुआ है। अगर आपने उस क्लास को नहीं किया होगा तो आप एक बार क्लास को जाकर विजिट कर सकते हैं। मैंने काफ़ी डिटेल से और डीपली में पढ़ाया हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज मैं बिना बकवास की शुरुआत करने वाला हूँ भारतीय संविधान की अनुसूचियों को। मैं आज इसे पूरा डिटेल से पढ़ाऊँगा, तो आप इस क्लास को ध्यान से देखें। मेरा उम्मीद है कि अगर आप इस क्लास को पूरा कर लेते हैं उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो प्रारूप समिति के द्वारा किया गया है। कौन सा समिति के द्वारा? प्रारूप समिति के द्वारा, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। दोस्तों, उस प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिनकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कर रहे थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और उस प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। दोस्तों, इस प्रारूप समिति के द्वारा हमारे संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ दी गई। कितने? 8 अनुसूचियाँ। लेकिन अभी वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। यानी हमारे संसद के द्वारा संविधान में संशोधन कर करके 4 अनुसूचियों को और जोड़ा गया। तो दोस्तों, आप क्लास में बने रहें। मैं अनुसूचियों को पूरा डिटेल से मैं पढ़ाऊँगा। जैसे अनुसूची 1 में क्या है कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुसूची 2 में कि जो पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया। जैसे दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते, पेंशन का उल्लेख किया गया है। राज्यों का राज्यपाल के वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में उल्लेख किया गया है। फिर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन, भत्ते, पेंशन के बारे में उल्लेख किया गया है। फिर राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का, फिर राज्य विधानमंडल के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का, फिर जो राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही दोस्तों, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन, भत्ते, पेंशन के बारे में उल्लेख किया गया है। फिर हाई कोर्ट के वेतन, भत्ते, पेंशन के बारे में उल्लेख किया गया है। फिर भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते, पेंशन के बारे में उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, मैं आज आपको इतनी डिटेल से और डीपली में बताऊंगा। उसके बाद है दोस्तों, अनुसूची 3 में है कि पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण के बारे में उल्लेख किया गया है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पदाधिकारियों के शपथ के बारे में वर्णन हमारे संविधान के अनुसूची 3 में किया गया है। जैसे हो गया कि संघ के मंत्री हो गए। फिर संसद के चुनावों के प्रत्याशी के शपथ के बारे में वर्णन किया गया है। फिर संसद के सदस्य के शपथ के बारे में वर्णन किया गया है। फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के शपथ के बारे में वर्णन किया गया है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कि भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के शपथ के बारे में वर्णन किया गया। तो चलिए दोस्तों, आप क्लास में बनी रहें। अब मैं इसे बारी बारी से मैं लिखता हूँ और आप देखते रहें और आनंद लें क्लास का। अनुसूची 1 में लिखता हूँ। दोस्तों, इसमें लिखा गया है राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया। राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के दोस्तों, जो राज्य व संघ राज्य क्षेत्र है वो चाहे तो भारतीय संविधान की अनुसूची 1 हो, चाहे तो भारतीय संविधान का भाग 1 हो, चाहे तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 हो। यानी तीनों में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किया गया है। दोस्तों, अनुसूची 1 के तहत इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जैसे अगर किसी राज्य में अगर किसी राज्य से अगर उसका 2 पार्ट किया जाए, चाहे तो अगर किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन किया जाए। जैसे मान के चलिए अभी तेलंगाना को हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग किया गया। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया, उसमें कौन सा अनुसूची में संशोधन किया गया? तो अनुसूची 1 में, यानी कि अनुसूची 1 के तहत तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों अनुसूची 2 के बारे में। अनुसूची 2, इसमें दोस्तों पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते
पदाधिकारियों के वेतन भत्ते पेंशन, वेतन भत्ते व पेंशन के बारे में उल्लेख किया गया है। किसमें? अनुसूची 2 में। अब कौन कौन से जो पदाधिकारी के वेतन भत्ते व पेंशन के बारे में उल्लेख किया गया है, तो दोस्तों मैं इसे भी लिख देता हूँ, फिर उसके बाद में मिटा दूंगा। जैसे हो गया दोस्तों भारत के राष्ट्रपति, फिर राज्यपाल, ठीक है। फिर हो गया दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। फिर दोस्तों राज्यसभा का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा। राज्यसभा का सभापति व उपसभापति, सभापति व उपसभापति। फिर है दोस्तों इसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। फिर है दोस्तों इसमें उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। और मैंने दोस्तों इसमें आपको बताया राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। फिर दोस्तों राज्य विधान परिषद का सभापति व उपसभापति, राज्य विधान परिषद का सभापति व उपसभापति। और एक है दोस्तों भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। हाँ दोस्तों, इतने सारे के पदाधिकारी जो हैं उनके वेतन भत्ते व पेंशन का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान की अनुसूची 2 में किया गया। कौन कौन दोस्तों एक बार देख लें। जैसे भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति व उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, फिर राज्य विधानमंडल का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, फिर राज्य विधान परिषद का सभापति और उपसभापति, फिर नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। तो दोस्तों आप इसे नोट डाउन कर ले। मैं इसे भी मिटाऊंगा क्योंकि कुल 12 लिखना है दोस्तों। तो अब इसे देख लीजिए एक बार और। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, जैसे मैंने अभी लिखा। अब मैं दोस्तों बात करूंगा अनुसूची 3। मैं इसके आपको ट्रिक भी बताने वाला हूं। अनुसूची 3 इसमें दोस्तों दिया गया है पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण के बारे में। इसका पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया। किसमें? अनुसूची 3 में पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया है। अब इसमें मैं बताता हूं दोस्तों कि कौन कौन से पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण का उल्लेख हमारे संविधान के अनुसूची 3 में किया गया है। तो कौन कौन है दोस्तों, मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ। संघ के मंत्री,
संघ के मंत्री। फिर है दोस्तों संसद के चुनाव प्रत्याशी, संसद के चुनाव के प्रत्याशी। फिर है दोस्तों संसद के सदस्य, संसद के सदस्य। फिर है दोस्तों इसमें भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। फिर है इसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, फिर है दोस्तों इसमें राज्य के मंत्री, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है दोस्तों और डिटेल से बताया जा रहा है। फिर है दोस्तों इसमें राज्य विधानमंडल के चुनाव के प्रत्याशी। कौन? राज्य विधानमंडल के चुनाव के प्रत्याशी। फिर है दोस्तों राज्य विधानमंडल के सदस्य। फिर एक और लास्ट में दोस्तों हाई कोर्ट के न्यायाधीश, यानी हाई कोर्ट जस्टिस में लिख देता हूँ। तो दोस्तों अनुसूची 3 के तहत पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया है, जिसमें संघ के मंत्री का शपथ ग्रहण के बारे में उल्लेख किया गया है, संसद के चुनाव प्रत्याशी के बारे में, संसद के सदस्य, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के शपथ ग्रहण के बारे में उल्लेख किया गया है, फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का भी, और राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल चुनाव प्रत्याशी के शपथ ग्रहण के बारे में उल्लेख किया गया है, फिर राज्य विधानमंडल के सदस्य के बारे में भी उल्लेख किया गया और हाई कोर्ट के जस्टिस का शपथ ग्रहण के बारे में उल्लेख किया गया। किसमें? अनुसूची 3 में। अब मैं दोस्तों इसे मिटा देता हूँ, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसमें इंक भरो परवीन। अब मैं दोस्तों बात करता हूँ अनुसूची 4 की। दोस्तों अनुसूची 4 में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश के राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में उल्लेख किया गया। मैं इसे लिख देता हूँ, राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों दोनों। जैसे इसमें संघ राज्य क्षेत्र में आ जाएगा दोस्तों पुद्दुचेरी। तो दोस्तों मार्कर का इंक भी ख़त्म हो गया था और इधर लाइन भी चला गया, इसीलिए थोड़ा सा क्लास डिस्टर्बेंट हो गया, आप माफ़ कीजिएगा। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था अनुसूची 4 के बारे में कि इसमें राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में उल्लेख है। किसका? मैं इसे ब्लैक पेन से इधर लिखता हूँ, राज्यों व संघ राज्य क्षेत्र, व संघ राज्य क्षेत्र। दोस्तों संघ राज्य क्षेत्र का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। अब इसमें बोलेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश में तो विधानसभा है ही नहीं, लेकिन दोस्तों पुद्दुचेरी और दिल्ली में तो विधानसभा है, तो इसीलिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्र के द्वारा राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। यानी दोस्तों अनुसूची 4 में बताया गया है कि कौन से राज्य से कितने राज्यसभा के सदस्य चुनकर जाएंगे। अब मैं दोस्तों बात करने वाला हूं अनुसूची 5 के बारे में। दोस्तों इस अनुसूची 5 में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में
वर्णन किया गया है। यानी कि अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया। किसमें? अनुसूची 5 के बारे में। यानी कि अनुसूचित जनजाति व क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण, प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया। किसमें? अनुसूची 5 में। अब मैं बताऊंगा दोस्तों अनुसूची 6 के बारे में। इसमें बहुत लोगों का कन्फ्यूजन भी रहता है कि अनुसूची 6 में क्या है, कौन सा राज्य है। इसमें बहुत बार क्वेश्चन भी बना हुआ है। दोस्तों अनुसूची 6 में है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। किसका? असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र का वर्णन किया गया है। दोस्तों आप इसमें अब बोलिएगा कि इसमें कन्फ्यूजन वाला बात क्या है। दोस्तों इसका जो कई लोग ना फार्मूला याद रखते हैं कि AM TM, यानी कि A से असम, M से मेघालय, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम। तो दोस्तों M से मध्य प्रदेश भी होता है, जो कि नहीं है। तो आप इसे याद रखिएगा कि जो जितने भी उधर वाले कंट्री है, यानी कि कौन से, ईस्ट और नॉर्थ, यानी कि नॉर्थन और ईस्टर्न जो जितने सारे स्टेट हैं उन सारे के बारे में उल्लेख किया गया। किसमें? अनुसूची 6 में। मैं बात करूंगा दोस्तों अनुसूची 7 के बारे में। अनुसूची 7 दोस्तों अनुसूची 7 में संघ व राज्य क्षेत्रों के सूची के बारे में उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों इसमें 3 प्रकार की सूचियां हैं। जैसे एक हो गया संघ सूची, एक हो गया राज्य सूची और एक हो गया समवर्ती सूची। कौन कौन सी? संघ सूची, एक हो गया दोस्तों राज्य सूची और एक हो गया दोस्तों समवर्ती सूची। समवर्ती सूची हो गया दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं इसे लिख देता हूँ कि वर्तमान, एक जगह लिख देता हूँ कि वर्तमान, एक में लिख देता हूँ दोस्तों मूल। वर्तमान और मूल में क्यों लिखा अभी आपको समझ में आ जाएगा। यानी दोस्तों अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में उल्लेख किया गया है। दोस्तों पहले संघ सूची में 97 विषय थे। कितना? 97। और अभी कितने हो गए हैं? 100 हो गए हैं। दोस्तों राज्य सूची में पहले था 66 विषय। कितने? 66 विषय थे और अभी कितना हो गया है? 61। और दोस्तों ये है समवर्ती सूची। तो दोस्तों पहले समवर्ती सूची में था 47 विषय, अभी हो गया है 52। दोस्तों अगर सवाल आता होगा आपके मन में कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची क्या है, या वर्तमान मूल क्या है, इसमें विषय क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे संविधान के अनुसूची 7 के तहत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की व्यवस्था की गई है। इसलिए कि ताकि सबका अपना अलग अलग क्षेत्र रहे। जैसे मान के चलिए कि अगर कभी रेलवे में कुछ बदलाव लाने की अगर बारी हो, किसमें? रेलवे को, तो उस पर संघ का यानी वो आएगा संघ सूची के अंतर्गत। और जो भी विषय संघ सूची के अंतर्गत आएगा उसका तो उसमें कुछ बदलाव कर सकता है कौन? संसद। और जो सूची राज्य सूची के तहत आएगा, जैसे हो गया पुलिस, अगर कुछ पुलिस में बदलाव करना है तो कौन करेगा? तो राज्य विधानमंडल। और दोस्तों समवर्ती सूची ऐसा विषय है जिस पर कभी कानून बना सकता है संघ सरकार भी, कभी राज्य सरकार भी। लेकिन अगर मान के चलिए कि ऐसा कोई विषय है जिस पर राज्य सरकार भी कानून बना दिया और संघ सरकार भी कानून बना दिया, तो वहाँ पे राज्य सरकार द्वारा जो कानून बनाया गया है उसे मान्य नहीं किया जाएगा। उस स्थिति में संघ सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। तो दोस्तों जैसे जो हो गया समवर्ती सूची में शिक्षा किस में आता है? समवर्ती सूची में। मैं आपको एक दिन इसके लिए विशेष में क्लास बताऊंगा कि संघ सूची में कौन कौन से चीज़ आते हैं और राज्य सूची में कौन कौन से आते हैं और समवर्ती सूची में कौन कौन से आते हैं।
तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगा अनुसूची 8, शायद इसमें अटेगा कि नहीं, मैं इसे थोड़ा सा मिटा देता हूँ। अनुसूची 8 मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलिए एक बार आप इसे रिवाइज कर लीजिए कि अनुसूची 1 में दिया गया राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुसूची 2 में पदाधिकारियों के वेतन भत्ते व पेंशन के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुसूची 3 में पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण के बारे में उल्लेख किया गया है। मैंने दोस्तों इस दोनों को पूरा डिटेल से बताया गया किन के वेतन भत्ते के बारे में उल्लेख किया गया है और अनुसूची 3 में कौन से पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण के बारे में उल्लेख किया गया है। दोस्तों अनुसूची 4 में कि राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा में सीटों का आवंटन में जो है प्रावधान किया गया कि इसमें अनुसूची 4 में। दोस्तों अनुसूची 5 में है अनुसूचित जनजातीय व क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया अनुसूची 5 में। और अनुसूची 6 में है असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों लाइन अभी आ गया दोस्तों। और अनुसूची 7 में और अनुसूची 7 में 3 विषय हैं, कौन कौन, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। दोस्तों संघ सूची में पहले 97 विषय था लेकिन अभी वर्तमान में 100 विषय है। और राज्य सूची में पहले 66 विषय था, अभी वर्तमान में 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में पहले 47 विषय था लेकिन अभी 52 विषय हो गए हैं। तो अब मैं इसे मिटा देता हूँ और मैं भी बताऊंगा अनुसूची 8 के बारे में, अनुसूची 9 के बारे में, अनुसूची 10 के बारे में, अनुसूची 11 के बारे में, अनुसूची 12 के बारे में। तो आप क्लास में बनी रहें, आपको धीमे धीमे सब कुछ समझ में आ जाएगा दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। अब अनुसूची 8 के बारे में भी बात करता हूँ। दोस्तों अनुसूची 8 में भाषाएं संबंधी उल्लेख किया गया है, यानी कि हमारे संविधान में कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं, यानी कि भाषा के बारे में उल्लेख किया गया है। दोस्तों मैं भी इसका पूरा डिटेल में पहले बताऊंगा कि कौन से भाषा को कब जोड़ा गया। दोस्तों इसमें मूल रूप से 14 भाषा ही थी, यानी कि मूल संविधान में लिख देता हूँ, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, जबकि वर्तमान में दोस्तों हो गया है 22 भाषाएं। अब सवाल इसमें आता है कि कौन सा भाषा को कब जोड़ा गया, मैं इसे यहाँ पे लिखता हूँ। चलिए दोस्तों इसमें 15वें भाषा के रूप में जोड़ा गया सिंधी को। कब जोड़ा गया दोस्तों, 21वें संविधान संशोधन 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत। दोस्तों इसमें आपको क्वेश्चन पूछा भी जाएगा कि मूल संविधान में जितने भाषाएं थे उसके बाद पहला संविधान संशोधन कब किया गया भाषा को लेकर, तो 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया कौन सा भाषा, तो सिंधी भाषा को। और 51 नंबर का भाषा बन गया हमारे संविधान में 15वें नंबर का। उसके बाद दोस्तों जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषा को जोड़ा गया। एक है दोस्तों नेपाली, जिसे उधर नेपाल के क्षेत्र के जुड़े तरफ जितने भी भारतीय राज्य जैसे असम हो गया, उत्तराखंड हो गया, उधर बोला जाता है। तो 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषा को जोड़ा गया। दोस्तों कौन कौन है, एक है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कौन सा, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। को कब जोड़ा गया, 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। हाँ अब एक ठुड और है दोस्तों कि 92वें संविधान संशोधन 2003। कब, 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषा को और जोड़ा गया। कौन कौन, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। कौन कौन सा, मैं लिख देता हूँ। बोडो, बोडो दोस्तों असम में बोली जाती है। डोगरी जम्मू कश्मीर तरफ बोली जाती है। बोडो, डोगरी, मैथिली दोस्तों मैथिली को झारखंड, बिहार में बोला जाता है। और एक है दोस्तों संथाली। संथाली को दोस्तों 3-4 जगह बोला जाता है। ये मैनुअली आदिवासी लैंग्वेज है, तो जहाँ जहाँ पे आदिवासी होंगे वहाँ वहाँ पे संथाली लैंग्वेज बोली जाती है। जैसे हो गया झारखंड हो गया, फिर उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तो इन सभी राज्यों में संथाली बोली जाती है।
तो इधर था दोस्तों 14, सिंधी को जोड़ा गया 15 में तो हो गया 15। फिर 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 जोड़ा गया, कौन, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को, तो इधर हो गया था दोस्तों 15 और 3 18। और इधर दोस्तों 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया 4 भाषा और, कौन, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो कुल कितने भाषा हो गया, 22 भाषा हो गया, जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है। कितने भाषा, 22 भाषा। मैं इसे मिटा देता हूँ। हाँ, तो इसमें मैं ये लिख देता हूँ कि मूल संविधान में 8 था, कि मूल संविधान में 8 भाषा था। सॉरी दोस्तों, 14 भाषा। मैं अनुसूची 8 को मैं रिलेट कर रहा हूँ संविधान की भाषा से। कितना, 14 भाषा था, जबकि वर्तमान में कितना हो गया, 22। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अब मैं बात करता हूं दोस्तों अनुसूची 9 के बारे में। दोस्तों इसे पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। कब, पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 के तहत, 1951 के तहत जोड़ा गया दोस्तों। इसमें भूमि सुधार संबंधी बातों को जोड़ा गया। क्या संबंधी, भूमि सुधार संबंधी। यानी कि भूमि का सुधार कैसे किया जाए और जमींदारी उन्मूलन के बारे में इसमें जोड़ा गया था। किसमें, अनुसूची 9 में। कब, पहला संविधान संशोधन 1951 में। लेकिन दोस्तों जब इसमें संविधान को संशोधन करके अनुसूची 9 में जब जोड़ा गया था, उस समय इसके मतलब जो इस अधिनियम के तहत जितने भी जो विषय आते थे, जैसे इसमें कुल 282 प्रविष्टियाँ हैं। मैं इसे लिख देता हूँ। जैसे संघ सूची में अभी वर्तमान में 100 प्रविष्टियाँ हैं ना, उसी तरह से अनुसूची 9 में कुल 282 प्रविष्टियाँ हैं, जिसे संविधान में संशोधन कर करके बढ़ाया गया है। तो दोस्तों जितने भी पहले थे अनुसूची 9 में उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी। लेकिन दोस्तों 4 अप्रैल 1973 के बाद, दोस्तों मैं इसे लिखूंगा नहीं, आप इसे सुन लें कि 4 अप्रैल 1973 के बाद यानी कि केशवानंद भारती मामले के निर्णय की तिथि के बाद जितने भी अधिनियम जो अनुसूची 9 में आते हैं उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, अब मैं दोस्तों बात करता हूँ अनुसूची 10 के बारे में। ठीक है, मैं थोड़ा इसे मिटा ही देता हूँ, कंजस्टेड हो रहा है बहुत। अनुसूची 10, क्योंकि जब ज़्यादा नहीं बची हुई है। अनुसूची 10 दोस्तों, इस अनुसूची 10 में दल बदल विरोधी कानून के बारे में चर्चा की गई है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि दल बदल विरोधी कानून क्या है। दोस्तों पहले जब किसी को यानी कि किसी भी पार्टी को जब पूर्ण बहुमत नहीं मिलता था, यानी कि पूर्ण बहुमत कहने का मतलब जैसे अगर सरकार बनाने लायक अगर नहीं थी, जैसे मान के चलिए अभी कुल 50 सीटें हैं, अगर सरकार बनाने के लिए चाहिए 50 यानी कि 25+1, तो एक कोई पार्टी को इतना ज़्यादा सीट नहीं मिलती थी। उस समय लोग क्या करते थे, जैसे मान के चलिए कि अभी अगर कोई सदस्य अभी कोई दल से चुनाव लड़कर गए हैं, लेकिन अगर कोई दूसरे दल के बहकावे में आकर अगर उस दल से अपना त्याग पत्र दे के अगर वो अगला दल में चल जाते थे तो कुछ नहीं कर पाते थे। तो दोस्तों अनुसूची 10 को लाया गया, जिसमें दल बदल कानून के बारे में उल्लेख किया गया है। इसे कब लाया गया, तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत लाया गया। और इसमें प्रावधान किया गया दोस्तों कि जो भी प्रत्याशी जिस दल से चुनाव लड़कर आया हुआ है वो उसी दल का सदस्य बना रहेगा, और अगर वो अगला दल में चला जाता है किसी में के बहकावे या लालची में आकर, तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। यानी कि अनुसूची 10 को कब लाया गया, मैं आपको बता दूं कि 52वें संविधान संशोधन 1985 को लाया गया। आपको दोस्तों समझ में आ गया दल बदल कानून।
अब मैं बात करूंगा अनुसूची 11 के बारे में। इसमें दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूं कि 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत इस दल बदल कानून को दल विरोधी कानून का भी दर्जा दिया गया संविधान में संशोधन करके। कब? 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इस दल बदल कानून को संविधान में संशोधन करके दल बदल विरोधी कानून का दर्जा दिया गया। अब मैं बात करता हूं दोस्तों अनुसूची 11 के बारे में। अनुसूची 11 दोस्तों इसमें पंचायत की प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया। किसका? पंचायत की प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। अब इसमें पंचायत की प्रशासन यानी कि जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया और गांव की साफ सफाई हो गया, तो इसी के बारे में उल्लेख किया गया है। दोस्तों इसको लाया गया 73वें संविधान संशोधन 1992 में लाया गया। कब? 73वें संविधान संशोधन 1992 में। संविधान संशोधन 1992 में लाया गया। दोस्तों इसमें कुल 29 विषय हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसमें कुल 29 विषय हैं। एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि अनुसूची 11 में कुल कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। अभी दोस्तों लास्ट अनुसूची 12। दोस्तों अनुसूची 12 में नगर प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। जिस प्रकार इसमें पंचायत की प्रशासन में 29 विषय हैं, इसमें कुल 18 विषय हैं और इसे लाया गया था 74वें संविधान संशोधन 1992 में। लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। इसमें नगर प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। शायद आपको क्लास विजिबल होगी, उम्मीद करता हूँ। नगर प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया किसमें? अनुसूचित 12 में। इसमें इसको कब लागू किया गया? 74वें संविधान संशोधन 1992 में लाया गया। इसमें कुल कितने विषय हैं? तो इसमें 18 विषय हैं। यानी कि इसमें नगर का प्रशासन कैसे चलाया जाए, ऐसे ही कुछ बातें की चर्चा की गई है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस क्लास को पूरा किया होगा, और अगर आप इस क्लास को पूरा किया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कितनी डिटेल से और मैं डीपली मैं इसे पढ़ाया हूं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। बाकी अब आपके ऊपर हमें है दोस्तों। तो थैंक यू।